आया 1927 में। और मैंने बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक भारत में सुधार आया था, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जब भारत में चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, उसमें बात की गई थी कि हम प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में शासन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए या भारत में शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग बनाएंगे, ठीक है। और पहले आयोग का गठन किया गया 1927 में, जिसको नाम दिया गया था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन ने 1928 में, इस साइमन कमीशन ने 1928 में, चुप हो जाइए जरा, ध्यान से सुनिएगा। साइमन कमीशन ने 1928 में अपनी रिपोर्ट दी और इसकी रिपोर्ट पर बात करने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बिठाए गए थे, अगर याद हो तो। इसकी रिपोर्ट पर बात करने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बिठाए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है मेरे भाई आई थिंक 17 नवंबर 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? ब्रिटेन में। क्यों हो रहे हैं? साइमन कमीशन 1927 ने अपनी रिपोर्ट जब दी 1928 में कि भारत में शासन व्यवस्था किस स्तर पर होगी और कैसी होगी, उस पर बात करने के लिए एक गोलमेज मीटिंग स्टार्ट की जाएगी ब्रिटेन में। इस समय ब्रिटेन के पीएम याद रखने रैमजे मैकडोनाल्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में ये सारी मीटिंग हो रही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये पहली घटना है जब भारतीयों को अंग्रेजों के समक्ष दर्जा दिया गया, ठीक है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है मेरे भाई, उसमें भारत की तरफ से लगभग 89% जा रहे हैं, लगभग 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अब ये अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, ये पहला मीटिंग है जब भारतीयों को अंग्रेजों के समक्ष दर्जा दिया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से लगभग 89 प्रतिनिधि गए थे, अलग अलग कम्युनिटी को नेतृत्व कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि सिख समुदाय से गए मेरे भाई, सिख समुदाय का, और सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे सरदार पूर्ण सिंह। दलित वर्ग का समर्थन, दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मुस्लिम वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे अली जिन्ना, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और जब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया तो पहली मीटिंग असफल हो जाएगी। पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है 12 नवंबर 1930 में। कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड है। ये पहली मीटिंग है जब भारतीयों को अंग्रेजों के समक्ष समान दर्जा दिया जा रहा है। भारत की तरफ से 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सिख समुदाय का नेतृत्व किया था सरदार पूर्ण सिंह ने, दलित वर्ग का किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, मुस्लिम वर्ग का किया था अली जिन्ना ने। कांग्रेस ने इसका किया था बहिष्कार किया। अब जैसे ही कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया तो मेरे भाई गांधी जी तो भारत में है उस समय भारत में लॉर्ड है इरविन। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, हल्का सा रिवीजन में ले रहा हूं इसको। उस समय भारत में लॉर्ड कौन है? इरविन। तो लॉर्ड इरविन गांधी से मुलाकात करेंगे नई दिल्ली में।
जिसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हो रहा है? सेकंड के बाद, सॉरी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटना है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। अब अंग्रेज चाहते थे कि मेरे भाई की गांधी से बात की जाए। उस समय के सबसे बड़े नेता गांधी, भारत में लॉर्ड है इरविन, तो मेरे भाई इरविन नई दिल्ली में समझौता करेंगे। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है इसको। ये होगा मेरे भाई 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 न्यू दिल्ली में, 5 मार्च 1931। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें गांधी इरविन समझौते में क्या होगा? गांधी जी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे, इस बात के लिए क्या है तैयार हो जाएंगे, नंबर 1 कि भैया हम सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, पहली बात ये। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 नई दिल्ली में हो रहा है गांधी को मनाने के लिए। गांधी इस बात से सहमत है कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी ने स्टार्ट किया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया जाएगा, बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। किस-किस के बीच में हो रहा है? गांधी और इरविन के बीच में। इरविन कौन है? इस समय भारत के लॉर्ड हैं। ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड हैं। 5 मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हो रहा है। गांधी इरविन समझौता कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। और दो बातें याद रखनी है, गांधी जी इस बात से तैयार थे कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। दूसरा जो भारत में गांधी जी ने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब उसको गांधी जी समाप्त कर देंगे, गांधी जी उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? तो पार्टिसिपेट करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा 7 सितंबर 1931। ये पहली घटना क्लियर होगी। अब दूसरा मेरे भाई होगा 7 सितंबर 1931 में। अब दूसरे में तो गांधी जी जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई वादा कर लिए है, गांधी जी जाएंगे। अब इसमें क्या होगा? तीनों में याद रखना रैमजे मैकडोनाल्ड ही है। अब दूसरे में क्या होगा जरा ध्यान समझिएगा। B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। पृथक निर्वाचन की मांग रखी। ठीक है। सेकंड में हुआ क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। अब पृथक निर्वाचन का मतलब सेपरेशन इलेक्शन का मतलब ये है कि भैया दलित वर्ग का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, दलित वर्ग का व्यक्ति दलित वर्ग के कैंडिडेट को वोट करेगा। और इस देश में मेरे पास 70% SC ST OBC, अगर 70% SC ST OBC है, दलित वर्गों को मेरे भाई पृथक निर्वाचन दे दिया जाए, शासन किसका? दलित वर्ग का। कितना बचा? 20-30% बचा जनरल, कहीं का भी रहेगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे इतिहास में आगे नहीं जिसका बहुमत है उसने राज करा है अपवाद के रूप में अंग्रेजों को छोड़कर। B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि दलित वर्गों का अगर उत्थान करना है तो दलित वर्ग को मेजॉरिटी दी जाए, दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन किया जाए। अगर पृथक निर्वाचन होगा तो मेरे भाई संसद में इनकी संख्या बढ़ेगी, संसद में इनके रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे, और संसद में इनके रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है तब आगे का उत्थान होगा, जो अब तक अवधान में चलते थे है। तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन होना चाहिए। तो गांधी जी को पता था मेरे भाई अगर पृथक निर्वाचन दे दिया जाए तो भारत का विभाजन होना ही होना है। क्यों होना है? कि दलित वर्ग बिल्कुल अलग हो जाएगा। दलित वर्ग पहले से अपने आप को हिंदू मानता है। अब हिंदू में, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि दलित हिंदू है, दलित कहते हैं कि हमें कभी हिंदू माना नहीं गया। अब जब हिंदू से कटेंगे ये रह जाएगा कौन? हिंदू में मेरे भाई जेंडर। अब 30% हिंदू क्या कर लेगा मेरे भाई है? तो पूरी ही राजनीति मेरे भाई सांप्रदायिक थी। तो सांप्रदायिक विभाजन ये है, इसका विरोध किया गया गांधी जी द्वारा। सांप्रदायिक विभाजन के कारण ये
रद्द हो जाएगा। तो ये सांप्रदायिक विभाजन के कारण रद्द हो गया। तो गांधी जी चाह रहे थे कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाए। अब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से उठ के आएंगे और उठ के आने के बाद मेरे भाई, उठ के आने के बाद यरवादा जेल पड़ती है मेरे भाई पुणे में, पूरा लिख देता हूँ, पुणे की यरवादा जेल में अनशन पर बैठेंगे, अनशन आरंभ करेंगे। ठीक है, तो वहां से उठ के आए, क्यों आए? क्योंकि गांधी जी चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक विभाजन ना हो। डॉक्टर अम्बेडकर जी चाह रहे हैं कि दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन हो जाए। तो वहां से आने के बाद पुणे की यरवादा जेल में अनशन स्टार्ट होगा और इसी के बाद स्टार्ट होगा मेरे भाई एक समझौता आ जाता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता, पूना पैक्ट समझौता ये किसके बीच में है? सितंबर 1932 याद रखना है। और किस के बीच में है मेरे भाई? एक तो है अम्बेडकर जी और दूसरी साइड में वर्सेस गांधी। उस समय की सरकार के द्वारा अम्बेडकर जी पर दबाव दिया गया कि अम्बेडकर जी गांधी जी को मनाएंगे। जरा गांधी जी अगर अनशन पर बैठे हैं, गांधी को कुछ हो गया तो मेरे भाई गांधी जैसा व्यक्ति है कि पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, उसको कुछ होगा, जनता भोगा मार देगी, रोड पे खड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई अम्बेडकर जी गांधी जी को मनाने के लिए जाएंगे पूना की यरवादा जेल में, जहाँ पे वो करेंगे पूना पैक्ट समझौता। और अम्बेडकर जी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि भैया पृथक निर्वाचन चलो नहीं चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, बापूजी आप अपना वर्ग खोल दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ गांधी जी को मना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक घटना हो रहा है, इसको बोलते हैं कम्युनल वोट। ये ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड। अब अम्बेडकर जी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। अम्बेडकर जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड जानते थे कि अम्बेडकर पूरे दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस समय के मेरे भाई दलित वर्ग 70% इस देश का। तो वो जानते थे कि अगर दलित वर्गों के लिए कुछ ना किया गया तो अम्बेडकर जी नाराज होंगे, अम्बेडकर नाराज होंगे तो देश का 70% जनसंख्या नाराज होगी। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया है कि इस देश में जो बहुसंख्यक है, उसने ये नहीं कहा कि दलित वर्ग उसने नाम यूज नहीं किया। अब वो ये कहेगा कि इस देश में जो बहुसंख्यक, सब पता बहुसंख्यक कौन है? इस देश का जो बहुसंख्यक है उसको संसद यानी कि विधानसभा में हम आरक्षण दे देंगे। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कम्युनल अवार्ड, फिर आरक्षण की व्यवस्था जो स्टार्ट। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड कहेंगे, अब यहाँ दलित वर्ग उसने क्या है, उसने ये कहेगा कि इस देश का जो बहुसंख्यक है उसको विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा, विधानमंडल में आरक्षण दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। किसके द्वारा जारी किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड 1932। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया? अभी बताइए कहाँ तक नोट करा रखा है? पूना पैक्ट भी हो रखा है। ये समझ में आ गया? गांधी जी समझौता भी हो रखा है। पूना पैक्ट हेडिंग लगा लो। पूना पैक्ट समझौता सितंबर 1932। सितंबर 1932 किसके मध्य है? अम्बेडकर और गांधी। अभी जैसे कि मैंने बताया मेरे भाई कि गांधी जी चाहते हैं कि सांप्रदायिक विभाजन और अम्बेडकर जी चाहते हैं पर को पृथक निर्वाचन मिल जाए। तो गांधी जी ने पूना की यरवादा जेल में, आवाज नहीं भाई, पूना की यरवादा जेल में अनशन किया। किसके विरोध में? सांप्रदायिक विभाजन के विरोध में।
अनशन किया। ठीक है, पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गया। पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गया। दूसरा पॉइंट लिखेगा, गांधी जी ने पूना की अबला जेल में अनशन किया। दूसरा लिखेगा, पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गांधी जी ने। दो बातें याद रखनी है। तीसरी बात, गांधी जी ने लिखेगा, गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए हरिजन शब्द दिया और हरिजन पत्रिका व हरिजन सेवक संघ लिखेगा पूरा 1932 आरंभ किया। तो पूरा पैक्ट समझौता अंबेडकर गांधी जी के बीच में कब है? सितंबर 1932 में भाई, सितंबर 1932 में। 3 पॉइंट याद रखने। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में इसके खिलाफ अनशन किया था और इस बात के लिए जो है राजी हुए अंबेडकर जी, पृथक निर्वाचन को चलो समाप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट, गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए उसके बाद हरिजन शब्द गढ़ा, रचा और हरिजन पत्रिका निकाली। तीसरी बात, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी के द्वारा 1932 किया गया। 3 पॉइंट हो गए भाई। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पूना पैक्ट के बाद अब अम्बेडकर जी चाहते थे कि अंग्रेज दलित वर्गों को जो है प्रथम निर्वाचन मिले, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। इसीलिए रैमजे मैकडोनाल्ड ऊपर से कम्युनल अवार्ड लाए। रफ कर दे भाई, हेडिंग लगाइएगा, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड 1932। यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया था। अभी जैसे मैंने बताया था, इसमें दलित वर्ग यूज नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि बहुसंख्यकों को। इसमें कहा गया कि बहुसंख्यकों को विधानमंडल में आरक्षण दिया जाएगा। कम्युनल अवार्ड तो भारत में आरक्षण का जो है जन्म भी कहा जाता है। अच्छा, इसको रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना, मेरे कई नाम है इसके। कम्युनल अवार्ड 1932 या ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया था और इसमें कहा गया था बहुसंख्यकों को विधानमंडल में आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन, मैंने लिखा दिया होगा आपको, सम्मेलन। उसके बाद हो रहा है
तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन। ये हो रहा है मेरे भाई 7 सितंबर 1932। 7 सितंबर 1932 तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन। 17 सितंबर नवंबर है, नवंबर ही है, 17 नवंबर 1932। ठीक ना। इसको कांग्रेस ने इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक। अब इसके नीचे नोट बना के लिखना है। 2 नोट आएंगे इसके नीचे आएंगे 2 नोट। लिखिएगा गांधी जी ने तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन। गांधी जी ने तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। और अम्बेडकर लिखना, अम्बेडकर ने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। ये नोट लिख लीजिएगा। गांधी जी ने तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था और अम्बेडकर जी ने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। तो गांधी जी ने दूसरे गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था और अम्बेडकर जी ने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद घटना समझते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा, त्रिपुरा कांग्रेस संकट। हेडिंग लगाइएगा, त्रिपुरा कांग्रेस संकट। त्रिपुरा कांग्रेस संकट। हेडिंग लगाइएगा, त्रिपुरा कांग्रेस संकट। देखिए जरा, समझिए जरा पहले इसको। एक नाम है पट्टाभी सीतारामैया, दूसरी साइड है नाम है सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का अधिवेशन होना था त्रिपुरा में 1939 में। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने। ये गांधी के प्रिय स्टूडेंट थे, इस तरह से मान सकते हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव जीते मेरे सुभाष चंद्र बोस। ये चुनाव को जीते थे वोटिंग में। तो इस हिसाब से अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गर्म दल के हैं, गर्म दिमाग के भी हैं। और सुभाष चंद्र बोस अपनी रणनीति फिगर को चाहिए थी मेरे भाई आजादी। सुभाष चंद्र बोस की जब बनी कांग्रेस तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर 1939 में बनाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आपको याद क्या रखना है? 1939 में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरा संकट है। और 1939 में अपने पद से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। लिखिए जरा, इसमें लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में
1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्लियर? हेडिंग लगाइएगा अगस्त प्रस्ताव ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 में। इससे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो भारत में लॉर्ड भी बदल चुका है, लिली भगो है। तो अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 में। समझिए जरा क्या अंग्रेज चाहते थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसमें कांग्रेस अंग्रेजों की सहायता करे। समझ रहे हो आप? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि भैया अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस अंग्रेजों का साथ देती है तो हम युद्ध पश्चात एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। हम संविधान सभा भी बनाएंगे और हम स्वशासन भी स्थापित करेंगे। ठीक है? लेकिन इसको कांग्रेस ने भी नकार दिया, बोला तुम झूठे हो। मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया, बोला तुम नालायक हो। तो अगस्त प्रस्ताव बिल्कुल कैंसिल हो। हमें याद रखना है एक लाइन में 8 अगस्त 1940 याद रखना है। दूसरा क्या था? अंग्रेजों ने कहा था कि अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि कांग्रेस अंग्रेजों की सहायता कर दी। ठीक है? लिखिए जरा इसमें एक दो लाइन, एक लाइन लिखिएगा उसको। लॉर्ड लिनलिथ भगत द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहायता पाने के लिए 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नकार दिया गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद हेडिंग डालिएगा अगस्त प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की मांग। नहीं, ऐसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। पाकिस्तान की मांग। PAKS
TA। पाकिस्तान से मतलब था पंजाब, उन्होंने लिखा नहीं था भाई, मुझे माफ करिएगा। कश्मीर, सिंध और ताम से मतलब था बलूचिस्तान। कि भैया पंजाब अफगानिस्तान वाला एरिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर हम पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है। ये मुस्लिम लीग ने जो है प्रस्ताव पारित किया था। P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, K से कश्मीर, S से सिंध और तान से है बलूचिस्तान। खैर हमें तो 2-3 पॉइंट रटने हैं। सबसे पहला विचार लिखिएगा, सबसे पहला विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ये याद रखना है। पाकिस्तान की मांग का सबसे पहला विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली द्वारा, पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, 2 पॉइंट ये। सबसे पहले पाकिस्तान के मांग की विचार की थी मोहम्मद इकबाल ने, और पाकिस्तान शब्द के जनक हैं चौधरी रहमत अली। और अब याद रखना है 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी मेरे भाई मोहम्मद इकबाल ने, और शब्द रचा था चौधरी रहमत अली द्वारा, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया गया था। मतलब मांग एक तरह से उसको वेरीफाई कर दिया गया था। ओके, सबसे पहले विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया है, पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा है। 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। एक नोट और एक पॉइंट जो है नोट करके लिख लीजिएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ये ठीक है, 3-4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला विचार किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? चौधरी रहमत अली। और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ये याद रखना, पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 को। ओके भाई, क्लियर? हेडिंग लगाइए, क्विज प्रस्ताव। क्विज प्रस्ताव है। क्विज प्रस्ताव 1942।
दो बातें याद रखिए, ब्रिटेन के पीएम कौन है इस समय? चेंज हो गए मेरे भाई, विंस्टन चर्चिल आ जाएंगे, विंस्टन चर्चिल। और भारत में लॉर्ड है लिली भगो, लिली भगो है। ब्रिटेन के पीएम है विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड है लिली भगो। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु संविधान सभा के निर्माण हेतु भारत में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु अर्थात संविधान सभा के निर्माण हेतु भारत में क्रिप्स प्रस्ताव की स्थापना या क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा गया। अब गांधी जी इसी बात पर अड़े हैं कि भैया अगर भारत में स्वशासन की स्थापना करनी है, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना है, भैया शासन खत्म कौन कर रहा है मेरे भाई? अंग्रेज भारत में। और व्यवस्था किसके लिए बननी है? भारत के लिए। तो भारतीयों को मेरे भाई इस प्रस्ताव की जानकारी क्यों नहीं है? भारतीयों को क्यों नहीं बिठाया जा रहा है इस प्रस्ताव में? भारतीय क्यों नहीं शामिल है इस योजना में? अगर भारतीयों के लिए योजना बन रही है, भारत में स्वशासन के लिए व्यवस्था बन रही है, तो भारतीयों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है इसमें? तो गांधी जी ने इसको भी नकार दिया। इसको गांधी ने, नाम ध्यान से लिखिएगा, पोस्ट डेट चैट, इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, चैट कहा, यानी कि एक ऐसा चैट जिसकी तिथि खत्म हो चुकी है। मुझे पता था अभी इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे भाई ऐसी स्थिति में वो बेचारे योजना ला रहे हैं जिस स्थिति में भारत के अंदर एक उबाल है कि भैया तो लेनी आजादी है, अब ऐसे चैट का कोई फायदा नहीं है, अब इनकी तिथि जा चुकी है, अब हम मन मनाने की स्थिति में नहीं है, अब हमें चाहिए आजादी, अब तो प्राइवेट मार के लेंगे आजादी। तो गांधी जी ने कहा था जब वोट डेट जाएगा अब इसका फायदा कुछ नहीं है, अब तो हम ले ही रहे हैं, तो सिर पे खड़े हैं बिल्कुल आपके। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु अर्थात संविधान सभा के निर्माण हेतु भारत में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको गांधी ने पोस्ट डेट चैट कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड कौन है? लिली भगो। अभी जैसे ही जाएगा यहाँ से, इसको रद्द कर दिया गया, ये चला गया। गांधी ने कहा आ जाओ रोड पे, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है। इसके बाद स्टार्ट होगा मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन। अब बहुत हो गया मन मनाना, अब गांधी जी आएंगे रोड पर। अब तक गांधी जी अहिंसा का पालन कर रहे थे, अब नहीं, अब कहेंगे बस लेना है भाई। 8 अगस्त 1942 में आरंभ होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति, इसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति। जैसे ही क्रिप्स भारत से गया, गांधी जी ने ऐलान कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे क्रिप्स भारत से जाएगा वैसे ही गांधी जी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने इसमें क्या कहा था? गांधी जी ने कहा, नंबर 1 बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो नारा लिख लीजिए। गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। तो ये याद रखना है, गांधी को जो नारा है करो या मरो, कौन से आंदोलन से रिलेटेड है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन को समाप्त करो, अंग्रेजों के शासन को समाप्त करो। तीसरी बात, अंग्रेजों के पश्चात एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। भारत छोड़ो। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों के शासन को समाप्त करो और अंग्रेजों के पश्चात एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। अंग्रेजों के पश्चात एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। अब गांधी जी ने आरंभ कर दिया 8 अगस्त 1942 में। अब इसको आरंभ करके गांधी जी तो आराम से सो रहे हैं भाई, पुलिस आएगी और गांधी जी को उठा के ले जाएगी। इसके पश्चात लिखेगा, इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर, पूरा लिखेगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर ध्यान से लिखेगा, आगा खा पैलेस। वो पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था। इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया, नजरबंदी कर दी गई। इसके लिखना, इनके साथ सरोजिनी नायडू व कस्तूरबा गांधी भी थी। इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 में, इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और इनके साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी भी थी। आगा खां पैलेस सर पुणे में ही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के शासन को समाप्त करो, अंग्रेजों के जाने के पश्चात हम एक अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। उस अस्थायी सरकार को तब तक संचालित करेंगे जब तक हमारे संविधान सभा का निर्माण न हो जाए। हुआ भी था ऐसे। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस। इनके साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की उसमें डेथ हो जाएगी जेल में।
1942 भारत छोड़ो आंदोलन हो गया भाई। इसके पश्चात एक घटना और घटित हो रही है, हेडिंग डालिएगा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। लिखिएगा उसमें। इसका विचार सर्वप्रथम, आवाज नहीं भाई, इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह, इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह को आया था। इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह को आया था। अभी कौन थे लिखेगा, ब्रिटेन में सेना अधिकारी, ब्रिटेन में सेना अधिकारी, ब्रिटेन में सेना अधिकारी। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह को आया था। कि कौन थे, ब्रिटेन में सेना अधिकारी। इसके पश्चात 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उस समय सबसे बड़ी जो सेना थी मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस के पास ही थी, आजाद हिंद फौज थे। ये इतनी बड़ी सेना थी, एक बार हिटलर भी इसको देख के कांप गया और हिटलर का मानना था कि मेरे भाई कि हम आपको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। हिटलर आज सुभाष चंद्र बोस से काफी जो है खुश थे, इनके व्यक्तित्व इतना बड़ा था। अगला पॉइंट लिखना, जापान द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप दिया गया था। हो गया भाई। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आ रहा है, मोहन सिंह। फिर इसके पश्चात 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अब ये देखो, भारत के बाहर स्थापना होगी, भारत के बाहर इतना बड़े सेना स्थापित करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मेरे भाई जापान में इसको पूरी तरह एक्टिवेट होगी है और भारत में आने के लिए तैयार होगी। लेकिन जब भारत में आते रहेंगे तो एक हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो जाएगी। ये हमारा जो आज अंडमान निकोबार दिखाई देता है मेरे भाई, जापान के नियंत्रण में था और जापान सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उपहार में दिया था। इसका नाम है शहीद द्वीप, इसको कहा जाता है शहीद द्वीप, इसको कहा जाता है स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नया नाम, ये भी लिख लीजिएगा। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। एक छोटी सी दो हेडिंग हो रही है, एक हेडिंग लगा लीजिएगा, राजा जी फार्मूला। राजा जी फार्मूला 1944। राजा जी फार्मूला 1944। राजा जी फार्मूला 1944 लिखेगा इसमें। यह है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, यह है मुस्लिम लीग
और कांग्रेस के मध्य समझौते से संबंधित था। समझौते से संबंधित था। यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते से संबंधित था। इसमें सी राजा गोपालाचारी, इसमें सी राजा गोपालाचारी द्वारा कहा गया, सी राजा गोपालाचारी द्वारा कहा गया कि सी राजा गोपालाचारी द्वारा कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात एक कमीशन की स्थापना कर मुस्लिम बहुल अपक्षेत्रों, एक कमीशन की स्थापना कर मुस्लिम बहुल अपक्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा। मुस्लिम बहुल अपक्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये थी कि उस समय कांग्रेस चाह रही है कि मुस्लिम लीग अलग न चले हमसे, क्योंकि मुस्लिम लीग कर रही है मुस्लिमों का नेतृत्व। अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हो जाएगी अलग, अगर मुस्लिम लीग अलग होगी और कांग्रेस अलग होगी तो मेरे भाई भारत की आजादी हो जाएगी, दो पार्टों में डिवाइडेड। तो चाहते थे कि दोनों मिलकर भारत को आजाद करें और आजादी के बाद हम क्या करेंगे, हम उन क्षेत्रों की निर्धारित करेंगे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वहां पे मेरे भाई वोटिंग कराएंगे। अब जिसकी इच्छा है पाकिस्तान में रहने की पाकिस्तान में रह लेना, और जिसकी इच्छा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में, लेकिन आजादी दोनों मिलकर लो। तो अली जिन्ना ने कहा तो बेवकूफ वाली बात है। इसको कहा था कि ये तो दिमाग लगा पाकिस्तान है, मुझे चाहिए। ये जो खाया पिया मुसलमान, ये जो पाकिस्तान है इसमें रहने वाला नहीं, उसके नीचे लिखेगा गान का। अली जिन्ना ने कहा था, अली जिन्ना ने इसके विरोध में कहा था, अली जिन्ना ने इसके विरोध में कहा था कि उन्हें दीमक लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए। उन्हें दीमक लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए। हो गया भाई? अब बस कैबिनेट मिशन रह गया। उससे पहले ये भी लिख दीजिएगा, वेवेल योजना हेडिंग डाल दिया, वेवेल योजना 1945, वेवेल योजना 1945। अब जरा पहले तो बात ये समझिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, अब आ चुके हैं क्लेमेंट एटली। और भारत में उस समय लॉर्ड आ चुके हैं वेवेल। लॉर्ड है भारत में वेवेल, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली द्वारा एक वेवेल योजना लाई जाएगी 1945 में। वही है जैसे कि याद कीजिए किस प्रस्ताव लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो आपको एक लाइन में याद रखना है, वेवेल योजना कब आई थी 1945। इसमें भी ये कहा जाएगा कि हम भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे, सब शासन स्थापित करेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसको भी नकार देगी। तो एक लाइन में लिख लीजिए, बस लिखेगा, लॉर्ड वेवेल द्वारा
लॉर्ड वेवेल द्वारा केंद्रीय कार्यकारी, लॉर्ड वेवेल द्वारा केंद्रीय कार्यकारी संस्था की स्थापना हेतु केंद्रीय कार्यकारी संस्था की स्थापना हेतु वेवेल योजना 1945, वेवेल योजना 1945 लाई गई, जिसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया। तो ये लगभग मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म होगी भाई। अब देखो वर्क क्या क्या रह रहा है। एक तो कैबिनेट मिशन पढ़ाऊंगा मैं, कैबिनेट मिशन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अस्थायी सरकार है, ये पॉलिटी में पढ़ाता हूं मैं। उसके बाद एक स्थायी सरकार पढ़ानी है। उसके बाद अब तक के जितने भी लॉर्ड है ना, उनका ये डायग्राम बनेगा, जितने भी अब तक के लॉर्ड एक्टिवेट रहे हैं। और मेरे भाई कुछ महापुरुष, ये लगभग एक दिन का काम है आपका। इसलिए इस बार जो संडे की एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें इसको खत्म किया जाएगा, ठीक है भाई। एक क्लास रह चुकी है इसमें। आज के लिए इतना ही। डिफेंस वाले रुक जाइए, बाकी